नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं एक 100 करोड़ के स्कैंडल की। ये कहानी एक बहुत बड़े स्मगलिंग रैकेट की है जो हाई प्रोफाइल राजनीति के साथ उलझ गया है और जिसकी शुरुआत हुई कुछ वायरल तस्वीरों से। ये सिर्फ दवाओं का अवैध कारोबार नहीं है, बल्कि इसमें ताकत, रसूख और सियासत का एक खतरनाक खेल भी शामिल है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अपराधियों और राजनेताओं के बीच ये जो नज़दीकियां दिख रही हैं, क्या ये महज एक इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई गहरा और खतरनाक राज छिपा हुआ है? चलिए इस पूरे मामले की पड़ताल करते हैं। ये पूरा मामला असल में शुरू हुआ सोशल मीडिया पर वायरल हुई कुछ तस्वीरों और वीडियो से। इन तस्वीरों में इस रैकेट के जो मुख्य आरोपी हैं वो उत्तर प्रदेश के बड़े और जाने माने नेताओं के साथ बड़े आराम से मिलते जुलते, उठते बैठते और तस्वीरें खिंचवाते नजर आ रहे हैं। और ये जान पहचान कोई मामूली नहीं थी। कितनी गहरी थी इसका अंदाजा तो एक वायरल वीडियो से लगता है। इसमें चंदौली से बीजेपी विधायक सुशील सिंह आरोपी अमित टाटा को सबके सामने अपना छोटा भाई कहकर बुला रहे हैं। और यही नहीं, पूर्व सांसद धनंजय सिंह भी उसे इसी तरह संबोधित करते दिखते हैं। और मामला सिर्फ बातों या वीडियो तक ही नहीं रुका। जांच में ये भी पता चला कि आरोपी अमित की 9797 नंबर वाली फॉर्च्यूनर गाड़ी कई बार पूर्व सांसद धनंजय सिंह के काफिले में देखी गई है। ये गाड़ी अमित की पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड है। तो आखिर है कौन इस कहानी के मेन प्लेयर्स? चलिए एक नजर डालते हैं उन चेहरों पर जो इस पूरे विवाद के केंद्र में है। एक तरफ है तस्करी सिंडिकेट के आरोपी और दूसरी तरफ हैं वो राजनीतिक हस्तियां जिनके साथ इनके रिश्ते अब सवालों के घेरे में हैं। तो देखिए, तस्करी सिंडिकेट का सरगना है शुभम जायसवाल, जो फिलहाल दुबई में बताया जा रहा है। उसका पार्टनर है अमित सिंह टाटा, जिसे एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। और दूसरी तरफ है जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह और बीजेपी विधायक सुशील सिंह, जिनके साथ इन आरोपियों के करीबी रिश्ते सामने आए हैं। चलिए अब समझते हैं कि ये 100 करोड़ का रैकेट आखिर था क्या चीज, किस चीज की तस्करी हो रही थी और ये धंधा इतना मुनाफे वाला बन कैसे गया। तो इस पूरे स्कैंडल के सेंटर में है फेंसिडिल। ये कोडीन बेस्ड कफ सिरप है जिसकी बिक्री भारत में प्रतिबंधित है। क्यों? क्योंकि नशे के लिए इसके गलत इस्तेमाल का खतरा बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए इसे बिना डॉक्टर की पर्ची के बेचना या खरीदना दोनों ही गैरकानूनी है। अब जरा मुनाफे का खेल समझिए। जो कफ सिरप भारत में करीब 120 रुपए का था, वही बांग्लादेश के ब्लैक मार्केट में पहुंचते पहुंचते 7,000 रुपए तक में बिकता था। सोचिए कितना बड़ा मार्जिन है। इसी भारी मुनाफे ने इस 100 करोड़ के अवैध कारोबार को खड़ा किया। और ये रैकेट कितना बड़ा था इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि जब बनाने वाली कंपनी एबट ने इसका प्रोडक्शन बंद करने का फैसला किया तो सरगना शुभम जायसवाल ने एक ही झटके में कंपनी का बचा हुआ सारा का सारा स्टॉक खरीद लिया। कीमत पूरे 100 करोड़ रुपए। इससे पता चलता है कि ऑपरेशन कितने बड़े स्केल पे चल रहा था। तो ये नेटवर्क इतना फैला हुआ था। अब सवाल ये है कि पुलिस इस तक पहुंची कैसे? चलिए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने इस पूरे जाल को कैसे खोला। देखिए, एसटीएफ ने इस केस की गुत्थी को धीरे धीरे सुलझाया। पहली कड़ी जुड़ी अप्रैल 2024 में लखनऊ में, जब इसकी अवैध बिक्री का पता चला। लेकिन असली ब्रेक थ्रू मिला 18 अक्टूबर को, जब सोनभद्र में सिरप से भरा एक ट्रक पकड़ा गया। इसके बाद तो गाजियाबाद से लेकर वाराणसी और जौनपुर तक जितनी भी छापेमारी हुई, हर बार एक ही मास्टरमाइंड का नाम सामने आ रहा था। मतलब हर जांच, हर कड़ी, हर सुराग, सब एक ही नाम की तरफ इशारा कर रहे थे, शुभम जायसवाल, इस पूरे रैकेट का कथित सरगना। माना जा रहा है कि वो इस समय दुबई में है और उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हो चुका है। इनका स्मगलिंग का जो रूट था वो भी बड़ा सॉलिड था। सिर्फ हिमाचल प्रदेश में बनता था, फिर शेल कंपनियों के जरिए उसे गाजियाबाद और आगरा जैसे शहरों में भेजा जाता। वहां से सारा माल वाराणसी में इकट्ठा होता, जो इनका सेंट्रल स्टॉक पॉइंट था, और फिर झारखंड और बिहार के रास्ते इसे नेपाल और बांग्लादेश के ब्लैक मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता था। अब इनका काम करने का तरीका भी देखिए कितना शातिर था। ये लोग सुपर स्टॉकिस्ट बनने के लिए शेल कंपनियों का इस्तेमाल करते थे, यानी ऐसी कंपनियां जो सिर्फ कागजों पर होती थीं। करोड़ों का सारा लेन देन कैश में होता था और इस पैसे को ठिकाने लगाने के लिए हवाला नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता था।
इस मुनाफे को दुबई के होटल जैसी विदेशी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया गया। और तो और कहा जा रहा है कि इन पैसों से राजनीतिक जमीन तैयार करने की भी तैयारी चल रही थी। अब जाहिर है जब इतना बड़ा मामला सामने आएगा जिसमें अपराधियों के साथ नेताओं के नाम जुड़ रहे हों, तो सियासत तो गर्म होनी ही थी और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। चलिए देखते हैं कि किस पक्ष ने क्या कहा। तो सबसे पहले धनंजय सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में अपना बचाव किया। उन्होंने कहा कि उनके राजनीतिक विरोधियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने के लिए पत्रकारों को गुमराह किया है। साथ ही उन्होंने इस मामले की सीबीआई जांच की भी मांग की। दूसरी तरफ विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने सीधे सीधे सत्ताधारी पार्टी पर ही निशाना साध दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कफ सिरप माफिया के सभी लोग बीजेपी से जुड़े हैं और सवाल उठाया कि अब उनका बुलडोजर कहाँ है। इन आरोपों के बीच सरकार की तरफ से भी जवाब आया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भरोसा दिलाया कि सरकार इस मामले की गहराई से जांच कर रही है और कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। तो इन तमाम दावों, खुलासों और बयानों के बीच कुछ बहुत बड़े सवाल अब भी बाकी हैं, जिनका जवाब मिलना जरूरी है। सोचने वाली बात यह है कि क्या ये वायरल तस्वीरें और मंच से भाई बोलना बस एक इत्तेफाक था? राजनीतिक काफिले में अपराधी की गाड़ी का दिखना, क्या ये एक अकेली घटना थी? और सबसे बड़ी बात, आखिर कैसे एक सिंडिकेट की फर्म एक प्रतिबंधित दवा की सुपर स्टॉकिस्ट बन गई? और क्या इस 100 करोड़ के इतने बड़े ऑपरेशन को कोई राजनीतिक सुरक्षा कवच मिला हुआ था? और आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है कि वो लाइन आखिर है कहाँ, जहां पर अपराध का सिंडिकेट खत्म होता है और राजनीति की दुनिया शुरू होती है। इस मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, शायद ये धुंधली रेखा थोड़ी और साफ हो सकेगी।